Guys, I am Amit Pandey, Mathematics faculty for JEE Maths and Advanced, and you are watching Math Clip. So today I am going to discuss about the most important portion of this chapter, which is called tangent. Okay. So with the help of line and ellipse, I am going to derive the equation of tangent, and I am also dictate the various form of tangents like parametric form, slope form, and point form. So देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं लाइन एंड इलिप्स, ठीक है। तो यदि मैं टॉपिक के नाम से ही कुछ डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो टॉपिक में क्या है कि अपने पास एक लाइन होगी और एक इलिप्स होगा, है ना। सेम कंसेप्ट अपन सर्कल में भी पढ़ चुके हैं और पैराबोला में भी पढ़ चुके हैं कि लाइन एंड सर्कल एंड लाइन एंड पैराबोला। देखो जैसे अपन पावर ऑफ पॉइंट पढ़े थे वैसे में इसको बिल्कुल इजी वे में डील करते हैं। मैंने बोला कि अपने पास एक इलिप्स है, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और मैं बोल दिया ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है ना। ये मान लिया कि एक इलिप्स है हमारे पास, और लेट वी हैव अ लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। अब देखो क्या है, एक इलिप्स और एक लाइन यदि एक साथ आएंगी तो क्या क्या हो सकता है। मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये हमारा है इलिप्स। अब एक लाइन है हमारे पास, तो लाइन है तो या तो वो लाइन क्या करेगी कि इस इलिप्स को कट कर रही होगी, और लाइन इस इलिप्स को क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी किसी एक पॉइंट पे, और न टच कर रही होगी और न कट कर रही होगी, या नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, ठीक है ना। तो ये एक लाइन के साथ यदि मैं बोलूं ये लाइन्स हैं और ये हमारा इलिप्स है, तो ये तीन ही केसेस पॉसिबल हैं। तो ये जो टॉपिक है इसी तीन केसेस को डिस्क्राइब करेगा, और कहीं ना कहीं से हम इससे ये भी डिराइव कर पाएंगे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब कोई लाइन किसी इलिप्स का टेंजेंट बन जाती है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा। ओके, सो देखते हैं अपन। तो एक बात और आपको पता होगा कि जब हम किसी लाइन को किसी लाइन के साथ सॉल्व करते हैं, समझना ध्यान से, मान लो हमारे पास पहले से एक लाइन का इक्वेशन था, ये भी लाइन थी, और एक और लाइन हम सॉल्व करेंगे इसके साथ, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 आते हैं, ठीक है ना। यहां पे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारा कर्व 2 डिग्री कर्व है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूं कि क्या हो सकता है। तो लेट सॉल्व दिस लाइन विथ इलिप्स। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां पर लिख ही देता हूं कि सॉल्व लाइन विद इलिप्स। देखते रहना ध्यान से, लाइन को इलिप्स के साथ सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, इसको उठा के यहां पर रख देता हूं। इस y को, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 2 द वैल्यू ऑफ y विल बी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के केस में मैं क्या करता हूं, इसको बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको भी ओपन कर देते हैं ओपन। तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये नीचे वाला जो एलसीएम था वो क्या आ गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से, मैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ रखता हूं, तो यदि मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, हाँ या ना, बचना ही है। फिर एक्स वाला टर्म एक साथ कर देता हूं, प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स प्लस रिमेनिंग जो एब्सोल्यूट टर्म है उनको अकेले कर देते हैं। उसमें क्या मिलेगा, एक ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, और उधर से क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, इट मीन्स इट विल गिव 2 वैल्यूज, ठीक है। तो वो ऐसे भी पता चल रहा है कि जब एक 1 डिग्री इक्वेशन मतलब लाइन किसी 2 डिग्री कर्व को इंटरसेक्ट करेगी तो वहां 2 पॉइंट की पॉसिबिलिटी है। दैट्स वाई एक यहां के लिए एक्स आएगा, एक यहां के लिए एक्स आएगा,
है ना, दैट्स ये क्वाड्रेटिक बन गया। यदि आप लाइन को लाइन के साथ सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक नहीं बनता, क्योंकि अपन को पता है कि वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी। तो अब क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, क्योंकि अब किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी ये क्वाड्रेटिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं इसका डी निकालता हूँ, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी क्या होता है, वैसे आपको बता दूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बहुत बेसिक सी चीज है, अपन 7th 8th से, कई जगह 9th से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे निकालते हैं अपन डी, तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, 2a² mc है ना, x का कॉफिशिएंट b होता है तो उसके स्क्वायर करेंगे, तो 2a² mc होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, ये रहा a, b स्क्वायर प्लस a² m² और इंटू c विल बी a² c² माइनस a² b², ये हो गया हमारा डी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, ये क्या हो जाएगा, 4a⁴ m²c², क्लियर है, क्लियर है, माइनस इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर जो कॉमन आएगा उसको बाहर निकाल लेंगे। 4 इंटू, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो b² इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a² b² c², फिर माइनस a⁴ b, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो a² b⁴, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस, आप खुद से भी कर लें, कोई जरूरी नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करेंगे, a⁴ m² c², और ये क्या हो जाएगा, माइनस का फिर से a² इंटू a² a⁴ m² b², ठीक है ना। ये हो गया हमारा b हो गया डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट का। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4a⁴ m² c² प्लस का है और माइनस का 4 ये मिल गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया कैंसिल, है ना। तो क्या बच गया अपने पास, अब मैं क्या करता हूँ, और भी चीजें देखता हूँ कि क्या क्या इसमें से कॉमन आ सकता है। अब देखो a² कॉमन दिख रहा है तीनों में से, b² भी कॉमन दिख रहा है, तो मैं माइनस के साथ लेके कॉमन आ रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि ये माइनस का प्लस बन जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 4a² b² कॉमन आ गया, चूंकि माइनस के साथ कॉमन आया तो एक ये माइनस अपना छोड़ा होगा, माइनस c², ये क्या हो गया होगा, प्लस b², और ये भी क्या हो गया होगा, प्लस a² m², है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा डी। अब देखो क्या करते हैं, अब मैं केस नंबर 1 लेता हूं। केस नंबर 1 क्या हो सकता है, देखो केस नंबर 1, अभी जो डिस्क्रिमिनेंट है, किसी भी क्वाड्रेटिक का जब नेचर ऑफ रूट्स आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट एक नंबर ही तो होता है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, या निगेटिव हो सकता है, या इक्वल टू 0 हो सकता है। और इन तीनों केसेस के बिहाफ पे अपन इसका नेचर बता सकते हैं कि कितने रूट देगा, ठीक है ना। तो मैं पहला केस लेता हूं कि इफ d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 समझना, d ग्रेटर देन मतलब दो रूट्स आएंगे, 2x की वैल्यू आएगी। 2x की वैल्यू का मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो होगी ना, दो जगह कट कर रही होगी इलिप्स को, तभी तो 2x की वैल्यू देगा। और जब लाइन दो जगह कट कर रही होगी इलिप्स को, इट मींस लाइन बिकम कॉर्ड और सीकेंट। तो लिख देता हूं, इफ d ग्रेटर देन 0 इट मींस लाइन बिकम कॉर्ड, समझ रहे हैं, कॉर्ड और सीकेंट ये दोनों सेम चीज है, तो नाम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो ये यदि ऐसा हो जाता है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो लिखा कि इट मींस 4a² b², ठीक है ना, 4a² b² इंटू माइनस c² प्लस b² प्लस a² m² ग्रेटर देन 0, चलेगा। तो क्या हो गया, ये तो उधर जाके 0 बन जाएगा और c² को उधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, c², देखो c², ये क्या हो जाएगा, लेस देन ऐसे हो जाएगा ना, b² प्लस a² m², ठीक है ना। तो c क्या हो जाएगा, c लेस देन अंडर रूट ऑफ b² प्लस a² m², ठीक है ना, प्लस माइनस का। यदि ऐसा कंडीशन आता है तो ये कंडीशन होता है किसका, कंडीशन फॉर लाइन बिकम कॉर्ड, ठीक है, ठीक है जी। तो ये समझ गए होंगे आप। अब अपन देखेंगे कंडीशन फॉर टेंजेंट। तो अब देखते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंट, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, पूरे को ही मिटा देता हूं, बस डी चाहिए अपन को, तो मैं इधर को मिटा रहा हूं। तो देखते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होगा। अब ये जो d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, क्योंकि यहाँ पे जो 3 लाइंस बनी थी, अब क्या हो जाएगा, d 0 होने का मतलब एक ही रूट आएगा, मतलब दोनों रूट सेम आ जाएंगे, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, फिर लाइन क्या करेगी, टच करेगी। तो केस नंबर 2 ले लेते हैं, कंडीशन फॉर टेंजेंसी केस नंबर 2 ही होगा। केस नंबर 2 d इक्वल टू 0, यही होता है कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी,
ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्या है, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। तो d इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं, तो ये रहा d हमारे पास। तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, 4a² m²। ध्यान से देखें, मैं क्या करता हूँ ना, इन दोनों को पहले लिख के इसको बाद में लिख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, a² m² प्लस b² माइनस c² इक्वल टू 0। दिस विल बी 0, तो इसमें क्या होगा, c² उधर चला जाएगा, c² इक्वल टू a² m² प्लस b²। क्लियर है? तो यहाँ से c की दो वैल्यू आ जाएंगे, c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b²। ठीक है, अब मैं तीसरा केस नहीं करूंगा, सिमिलरली d लेस देन 0, उसमें क्या होगा, लाइन नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच, मतलब ना टेंजेंट होगी ना कॉर्ड होगी, तो वो केस जरूरत भी नहीं है, मैं करूंगा भी नहीं, आप समझ गए होंगे उसको। मैं इसी से आगे बढ़ता हूँ। इसका मतलब c की वैल्यू यदि इतनी हो जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी मिल जाएगा। ये c क्या है भाई, ये c क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिया था, लाइन का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू mx प्लस c, ये वही y इंटरसेप्ट है उसका। ठीक है, a पता है आपको, a² इलिप्स का, b² इलिप्स का पता है ना, और m² स्लोप ऑफ दैट लाइन। क्लियर है ना? तो इसका मतलब यदि मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि टेंजेंट बन चुकी है, मैं अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहा हूं। एक काम करते हैं, लाइन हटा देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx, और c की जगह क्या आ जाए, प्लस माइनस a² m² प्लस b²। समझे क्या? ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m। यदि m स्लोप की लाइन को किसी इलिप्स पे टेंजेंट होना है तो डायरेक्ट इक्वेशन यहां से लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, और कहीं ना कहीं ये पहला फॉर्म भी हो जाएगा इसका, जब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट, तो उसमें एक फॉर्म यही हो जाएगा, स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो ये पूरा था कि लाइन एंड इलिप्स का सिनारियो क्या है। लाइन और इलिप्स में क्या हो सकता है, या तो कॉर्ड बना दो, नहीं तो टेंजेंट बना दो, और नहीं तो दोनों में से कोई नहीं बनेगा, वो d लेस देन 0 का केस हो जाएगा, जो मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं कि अब अगला टॉपिक पे चलते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, तो मैं टोटल मिटा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, अगला हेडिंग लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट्स। अगला जो अपना हेडिंग है वो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स, मतलब कितने फॉर्म में ये बन सकती है टेंजेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा इसमें, सबसे पहला उसको हम बोलते हैं स्लोप फॉर्म। ओके, स्लोप फॉर्म। अच्छा, ऐसा कोई हियरार्की नहीं है कि पहला स्लोप फॉर्म ही होगा, जो मर्जी आप ले सकते हो, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेंगे। तो पहला मैं लेता हूं स्लोप फॉर्म। मैं इसलिए ले रहा हूं ना कि चूंकि अभी अभी पढ़े हैं स्लोप फॉर्म, तो आपको याद रहेगा। अच्छा, ये हम क्या ले रहे हैं स्लोप फॉर्म में, तो स्लोप गिवन होगा हमारे पास, मतलब m गिवन होगा लाइन का। मैं आपको एक डायग्राम भी बना देता हूं, तो ये रहा हमारा इलिप्स, और सपोज ये रही हमारी एक टेंजेंट। ठीक है ना? तो बात ये है कि यदि इसका मुझे स्लोप गिवन हो इस लाइन का, और इलिप्स तो गिवन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो गिवन ही होगा, और मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो कैसे इक्वेशन का लिखेंगे, अभी डेराइव किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b²। यही तो था, है ना? और एक बात ध्यान रखें, प्लस माइनस देने का मतलब क्या हुआ, दो टेंजेंट्स बनेंगी ना, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके दिखाता हूँ, सेम स्लोप। आपने बोला ना m स्लोप की, अरे m स्लोप की एक लाइन आप यहां भी बना सकते हो जो उसी के पैरेलल होगी। ठीक है ना, यहां से टच करके जा रही होगी। तो सेम स्लोप की यदि आप लाइन खींचते हो तो वैसे दो लाइंस मिलेंगी जो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, टेंजेंट हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां भी स्लोप की जरूरत पड़ेगी हम इसी फॉर्म को यूज करने वाले हैं। एक बात और बता दूं आपको कि यदि a² b² को आप बराबर कर देते हो, मतलब तो क्या हो जाएगा, सर्कल बनता है ना। यही से आप कंडीशन फॉर टेंजेंसी इन सर्कल यूज कर सकते हो, a² b² को बराबर करके। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, अब फॉर्म नंबर 2 की बात करते हैं। फॉर्म नंबर 2 उसको बोल देते हैं अपन पॉइंट फॉर्म। ठीक है ना, पॉइंट फॉर्म मतलब एक पॉइंट P ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। ठीक है, इलिप्स पे एक पॉइंट है
जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो उस केस में हम इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे? तो ये बात तो आपको बहुत पहले बता दिया गया था कि t इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू 0, याद है आपको कुछ? ये जब आपको सर्कल पढ़ाया जा रहा था तभी आपको बता दिया गया था t इक्वल टू 0 में फिर क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन है एलिप्स का वो क्या है, मैं ऐसे रफ में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस केस में क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जगह अपन क्या पुट करते हैं, एक्स x1, तो एक्स मैं उधर लिख दूं, इधर कर देता हूँ, इधर है ना, तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, पॉइंट भी हमने y1 ही लिया ना, इसलिए बी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है, पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। समझ रहे होंगे आप, है ना, कि t इक्वल टू 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के पोलर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये सब में आएगा, सर्कल में भी आ चुका है, पैराबोला में भी आ चुका है, हाइपरबोला में भी रहेगा, तो ये आपको टर्मिनोलॉजी बिल्कुल ध्यान रखनी है। एंड थर्ड फॉर्म विल बी पैरामेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म दोनों सेम चीजें, यहाँ पे अपन थीटा यूज करेंगे, आर और थीटा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा पॉइंट पी है ना, मैं एक यहाँ पे डायग्राम और बना देता हूँ, ठीक है, मान लिया ये टेंजेंट रही अपनी, तो यहाँ पे भी ये पॉइंट पी गिवन रहेगा, बट ये पी अब x1 y1 के फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं दिया होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया होगा, और इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, a cos थीटा b sin थीटा, मतलब x1 की जगह क्या आ चुका है, x1 की जगह a cos थीटा और y1 की जगह b sin थीटा, तो रख दो इसमें। तो हमने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप आराम से लिख सकते हैं। देखो x1 की जगह a cos थीटा, तो x इंटू a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y इंटू y1 की जगह b sin थीटा, क्लियर है ना, अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 ले लो या -1 इक्वल टू 0 ले लो, सेम चीज है। तो एक b से एक b कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, तो x क्या हो जाएगा, x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। ये होता है पैरामेट्रिक और पोलर फॉर्म ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों ही फॉर्म अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि टेंजेंट का पोर्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये तो t इक्वल टू 0 इतनी बार आ चुका है कि तो याद ही होना चाहिए, और जब ये याद हो गया तो ये भी याद होना चाहिए। और इसको मैं आपको हिंट दिया था कि सर्कल के थ्रू आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर रखोगे ना तो a कॉमन आ जाता है, तो क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस माइनस a √1 प्लस m स्क्वायर, सर्कल में पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारा पूरा 3 फॉर्म होते हैं टेंजेंट के, ये तीनों फॉर्म हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको डील कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अगला एक छोटा सा हेडिंग है, बस समझने के लिए है। अगला जो हेडिंग है अपना कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, समझे बहुत छोटा सा है, वैसे आप ये सारी चीजें पहले भी प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं, सर्कल पैराबोला वगैरह में सब कुछ हो रखा है वैसे, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई विल डिस्कस द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट खींचना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारा इलिप्स है। यदि मुझे इस पॉइंट से टेंजेंट खींचना है, इस पॉइंट से टेंजेंट खींचना है, तो मैंने खींच दिया टेंजेंट, ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो इस पॉइंट से क्यों, इधर भी तो टेंजेंट खींचा जा सकता है, ध्यान से देखेंगे आप। थोड़ा सा डायग्राम मैं उतना अच्छा नहीं बना पाता हूं, बट आप कोऑपरेट करें थोड़ा सा। ये पॉइंट P मान लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए h, के, ठीक है ना। तो बोला है कि ऐसा कंडीशन में, मतलब इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बस एक कंक्लूजन आपको बताना चाहता हूं मैं। ये मान लिया पॉइंट हो गया A और दिस विल बी पॉइंट B, ठीक है ना, और इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, समझ रहे हो। तो मैं किसी एक टेंजेंट को कंसीडर करता हूं, इसको T1 मान लेते हैं और इसको T2 मान लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि वी कैन से इक्वेशन ऑफ T1, इक्वेशन ऑफ T1 क्या हो जाएगा, किसी भी फॉर्म में लिख दो, मैं स्लोप फॉर्म में लिख रहा हूँ, y इक्वल टू, मान लिया इसका स्लोप m है, सपोज इसका स्लोप क्या है
m है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? और ये जो टेंजेंट है इट पासेस थ्रू पी एच कोमा के, इट पासेस थ्रू पी एच कोमा के, तो ये सेटिस्फाई करेगा, इसको करेगा ना, तो सेटिस्फाई करा देते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। y की जगह क्या रख देंगे, k इक्वल टू एम एक्स, एक्स की जगह h, तो एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो मैं इसको इधर लाता हूं ताकि रूट से मैं छुटकारा पा दूं, तो k माइनस एम एच इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब रूट हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो k माइनस एम एच होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना? और बस दो लाइन देखो, उसके बाद इसको कंक्लूड कर लेंगे। हुआ यूं, इसको मैं पहले लिख देता हूँ एम स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एच के एम, और बाकियों को इधर ले आता हूँ, माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एम स्क्वायर कॉमन आ गया, तो दिस विल बी एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम रहने दिया तो 2hk और प्लस क्या बच गया, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन एम बना हुआ है ना, क्वाड्रेटिक इन एम। तो यहां तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं अपन कि एम की दो वैल्यू आएंगी, मतलब मैं यदि किसी इक्वेशन को, किसी टेंजेंट के इक्वेशन को किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पास कराऊं तो एम की दो वैल्यू मिलेगी, मतलब एक एम हमने जो लिया था और एक दूसरा एम इधर। समझ रहे हो बात को? मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली दो टेंजेंट बनेगी, दो एम का मतलब दो स्लोप मिलेंगे। अब एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, तो जितने स्लोप उतनी लाइन बनेगी। तो हमने यहां से क्या कंक्लूड कर लिया, हैंस वी कैन से, या जो भी आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, वी कैन से मैक्सिमम टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम टू टेंजेंट्स can be drawn from external point। ठीक है, समझ लो ना? अब इससे और एक कंक्लूड कर सकते हैं, उसका प्रूफ नहीं करने वाले, धीरे धीरे जब इस पॉइंट को मैं इलिप्स के ऊपर लेके आ जाऊं, इलिप्स के ऊपर लेके आ जाऊं, तो कितने टेंजेंट जाएंगे, एक ही टेंजेंट जाएंगी। ठीक है ना? तो ये था कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये बताना था इसके थ्रू कि हाँ किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा सकती है। वैसे भी देख के भी पता चल रहा है ना कि दो ही जाएंगी, तो उसमें कुछ नया नहीं है। सर्कल में भी ये चीज डिस्कस किया था, पैराबोला में भी किया था, तो ये भी आप लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे आप, मैं बोल रहा हूं आप लिखें कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच the value of lambda for which a line y equal to 3x plus lambda, a line y equal to 3x plus lambda, the value of lambda for which a line y equal to 3x plus lambda touches the ellipse, ellipse का इक्वेशन है 9x square plus 16y square equal to 144। ठीक है ना? टचेस टू दिस एलिप्स मतलब टेंजेंट हो जाए। ठीक है ना? ये कंडीशन बताना है। देख लेते हैं ना यार, बहुत ही तो फर्जी वाला क्वेश्चन है। क्या है, ये लाइन की टेंजेंट हो जाए तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगा दो। हमने बोला कंडीशन फॉर टेंजेंसी, यूजिंग कंडीशन फॉर टेंजेंसी, है ना? तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या बोलता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी कितना है जी 3, सॉरी लैम्डा है ना, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और अपन सेटल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना है जी 16, तो 16 इंटू एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम कितना है 3 है ना, ये एम है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस बी स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 9, कर लो ना ये 153। तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 153।
आंसर हो गया। अच्छा, इस टाइप के आंसर से आपको डरना नहीं है कि सर ऐसा आंसर आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, ये भी तो नंबर ही है, माइनस में नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, रूट के अंदर माइनस एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो तो पता ही है आपको। ठीक है, तो ये बहुत ही फर्जी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोल रहा हूं और आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, चलो यही इलिप्स ले लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन मैं लिख रहा हूं s इक्वल टू 9x² है ना, आप चाहें तो उल्टा भी ले सकते हैं, 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 144, ठीक है ना। तो लिखिए द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स which are inclined at an angle 30 degree with positive direction of x-axis, समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्या बोला है, जो लाइन है ना, ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है, लाइन जो है ना, ये इलिप्स कुछ तो भी ऐसे बना होगा, लाइन जो है ना वो कितना इंक्लाइंड होनी चाहिए एक्स एक्सिस से, 30 डिग्री इंक्लिनेशन होना चाहिए। तो ये तो 30 डिग्री इधर से नहीं बन सकता ना, तो कैसे बनेगा, इधर बनाना पड़ेगा अपन को, मतलब लाइन कुछ ऐसे होगी, समझ रहे हो बात को। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अच्छा, एक बात और आपको पता होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं बस आपको समझाने के लिए बनाया था। एक बात और पता होगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना भी इंक्लिनेशन होता है किसी लाइन का, उसका tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, पता है ना, पता होना चाहिए। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन मतलब m कितना हो जाएगा, tan 30 कितना होता है जी, sin 30 अपॉन cos 30, समझ रहे हो, तो 1/√3 आ जाएगा ये। तो ये m की वैल्यू आ गई, और आपको इलिप्स पता है, इलिप्स पहले से पता है, इलिप्स का इक्वेशन क्या है, x² अपॉन 144 को नीचे लाऊंगा तो 16 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। अब क्या बोला है, टेंजेंट का इक्वेशन बता दो। अरे यार, तो m दे दिया, तो टेंजेंट का इक्वेशन सीधा सीधा बोल रहा है कि स्लोप फॉर्म में लिखना आपको, क्योंकि m गिवन है ना, यही तो बताया था मैंने। तो हमने बोला कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। याद रहे आपको हमेशा, ठीक है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप सुन के भी कुछ याद कर लेंगे। y इक्वल टू mx, m कितना है 1/√3, मतलब x/√3 प्लस माइनस √a² m², a² 16 m² 1/3 16/3 प्लस b² विल बी 9। क्लियर है, इसको ऐड कर लो तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x अपॉन √3 प्लस माइनस कितना, 27 प्लस 16 43 अपॉन, अरे 43 थोड़ी होगा, 27 प्लस 16, हाँ 43 अपॉन 3 का रूट, हो गया बस आंसर। ज्यादा आपको और थोड़ा सा किसी को सिंप्लीफाई करना है, √3 इधर भेज दो, तो √3y इक्वल टू x प्लस माइनस √43। देखो दो टेंजेंट है, टेंजेंट है, क्यों, मैं दिखाऊं आपको, दिखाऊं यहाँ पे, एक तो यहाँ हो सकती है और दूसरी कहाँ हो सकती है, देखो ध्यान से, एक यहाँ पे भी तो हो सकती है, जो एंगल कितना बना रही होगी 30 डिग्री, तो हुई ना दो टेंजेंट, हुई कि नहीं, हो गई यार, क्या था इसमें। मैं फिर भी बार बार बोल रहा हूँ कि इस टाइप के नंबर्स देख के आपको डरना नहीं है कि सर कैलकुलेशन लंबा जाएगा, कहाँ लंबा जा रहा है यार, एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं, हो सकता है 30 की जगह 45 दे देता तो स्लोप 1 हो जाता, तो कैलकुलेशन थोड़ा और इजी हो जाता, ठीक है ना। तो मैटर वो नहीं है, मैटर ये कि हम कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ये असल में मैटर है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो आप वीडियो पॉज करके रिवाइज करें, ठीक है। बार बार मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि बिल्कुल जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप लर्निंग मोड में होने चाहिए। आप ये सोचेंगे कि मल्टीपर्पज काम कर लेंगे, इधर चैटिंग भी हो जाएगा, इधर वीडियो भी देख लेंगे, इधर कुछ और भी कर लेंगे, खाते भी रहेंगे पढ़ते भी रहेंगे, तो कोई काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मेरा यही सजेशन है आपका, या तो पहले चैटिंग ही कर लो फिर बाद में पढ़ लें, या पहले खा लें फिर बाद में पढ़ लें, या पढ़ के सब काम करें, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि क्या चीज प्रायोरिटी में है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन 3 हो जाएगा, आप यहीं पे मैं लिख रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3, आपको आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैरेलल टू y plus 2x equal to 5, पैरेलल टू y plus 2x equal to 5,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू y plus 2x equal to 5 to the ellipse to the ellipse to the ellipse 3x square plus 4y square equal to 24 to the ellipse 3x square plus 4y square equal to 24। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि गिवन क्या है और निकालना क्या है ना? गिवन क्या है और निकालना क्या है। मैं पहले इसको इलिप्स को थोड़ा सा बना देता हूं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप 24 को नीचे लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए स्क्वायर 8 हो गया, बी स्क्वायर 6 हो गया। इसके पैरेलल चाहिए हमें टेंजेंट। दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके बीच कुछ तो भी रिलेशन होता है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा कि दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो हमारी टेंजेंट होनी चाहिए उसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है कि नहीं? तो इस लाइन का स्लोप आप बता सकते हैं कितना होगा? इस लाइन का स्लोप कितना होगा, -2। या तो आप इस 2x को उधर भेज दें तो y इक्वल टू -2x प्लस 5। मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू -2x प्लस 5। स्लोप कितना हो गया, -2। तो हमें पता चल गया कि m कितना है, -2 है। a स्क्वायर कितना है, 8 है। b स्क्वायर कितना है, 6 है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है तो ये तो पहला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन बन गया। ये तो दूसरा वाला क्वेश्चन बन गया। हमने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहे हैं, टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा जी, y इक्वल टू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा आंसर लिख रहा हूँ, y इक्वल टू mx, m -2x तो -2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर 4 इंटू 8 32 प्लस b स्क्वायर मतलब 6। तो कितना हो गया, ये 38 हो गया। इसको इधर भेज दिया तो 2x प्लस y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 38। यही हो गया हमारा आंसर। दो टेंजेंट है, एक बार प्लस लेके करो और एक बार माइनस लेके करो। फिर वही बात कि यार एक स्लोप की दो टेंजेंट्स बनती हैं, देखो जैसे यहाँ पे बनी है वैसे भी वहां बनी होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि हाँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसके आगे और भी क्वेश्चंस लेंगे और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। ये काफी बेसिक क्वेश्चन थे।